अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अच्छे फल उत्पादन हेतु केला के बागों में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। शहतूत रेशम कीट पालन एक अधिक आय देने वाला व्यवसाय। प्रदेश में केले के बाग प्राय सभी स्थानों पर आसानी से देखे जा सकते हैं और इन बागों से अधिक उत्पादन लेने के लिए इनमें कुछ समसामयिक कार्य जैसे खाद और उर्वरक प्रबंधन, पौध सुरक्षा उपाय आदि को समय पर अपनाना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, किन अवस्थाओं पर कौन से कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. विसेन। पौधरोपण मुख्य रूप से जुलाई, अगस्त, सितंबर माह तक कर देना चाहिए और जुलाई में जो पौधरोपण किया जाता है उससे अनुसंधान के अनुसार देखा गया है कि सबसे अच्छी उपज प्राप्त होती है। खरपतवार साफ कराना हर क्रॉप के लिए जरूरी है, क्योंकि आप जितना न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अगर आप खरपतवार नहीं निकालेंगे तो बहुत सी मात्रा खरपतवार खींच लेगा। तो उसकी साफ सफाई हमेशा करते रहना चाहिए हमको। केले में एक केले को पौधे को साल भर में 800 ग्राम यूरिया लगेगी, 625 ग्राम सुपर फास्फेट लगेगा और आपका 200 ग्राम पोटास खाद लगती है। और इसके साथ साथ आपकी 20 से 40 किलो तक सूखी गोबर की खाद एक गड्ढे के लिए पर्याप्त होती है। तो किसान भाई जब गड्ढा तैयार करते हैं जुलाई में पौधा लगाने के लिए, मई में गड्ढा तैयार कर लें और उसमें सुपर फास्फेट 625 ग्राम लगाने के पूर्व और गोबर की खाद 40 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास जो है आपका, उसको आप 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आपको डालना है। इसके बाद जो यूरिया खाद है आपकी, उसको जब आप पौधा लगा देंगे उसके 1 महीने बाद 200 ग्राम खाद डालना है। इस प्रकार 4 भागों में करके उसको 1-1 महीने के अंतर से पूरी 800 ग्राम खाद डाल देना है। और 200 ग्राम पोटास खाद लगती है, जो जिसमें से आधी खाद जो है हम उस समय दे देते हैं बेसल जब पौधा लगाने के पहले, और आधी खाद जो बचती है आपकी 100 ग्राम, वो आपको फूल आते समय देना चाहिए। केले में फूल आने के पहले आप देखेंगे उसमें से एक पत्ती निकलती है जिसको फ्लैग लीफ कहते हैं, तिरंगा मतलब। उस समय आप समझ जाएंगे कि इसमें फूल आने वाला है। उससे आपके पास जो 100 ग्राम पोटास खाद बची है उसको उस समय डालना अति आवश्यक है। इस तरह से आप खाद का केले में मेंटेनेंस कर सकते हैं। केले का प्रबंधन में मुख्य रूप से पानी की बहुत बड़ा रोल होता है और पानी जो केला है बहुत पानी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा वाष्पन इसमें होता है। इसलिए ज़मीन की कंडीशन क्या है उस हिसाब से पानी दिया जा सकता है। अगर ज़मीन आपकी लाइट है तो आपको पानी जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। इसलिए ठंड के दिनों में आप 8 दिन के अंतराल में रखिए। आप देखेंगे केले के हर पौधे के बाजू से सकर्स निकलते हैं, बहुत से पौधे निकलते हुए देखेंगे आपको, चौड़ी पत्ती वाले, पतली पत्ती वाले, तो उसको सकर्स बोला जाता है। उसमें से आप जब 6 महीने की आपकी क्रॉप हो जाती है तो एक सकर को आपको छोड़ देना, बाकी को निकालते रहना चाहिए हमको, है ना। जब सकर जो छोड़ देंगे, जब हमारी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी तो ये सकर से आपका बढ़ जाके आपकी क्रॉप तैयार हो जाएगी, रोटून क्रॉप कहलाती है। इसी प्रकार से तीसरे साल भी इसी प्रकार से आप सकर से निकाल के एक सकर छोड़ के रोटून क्रॉप ले सकते हैं। मतलब उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े रोटून क्रॉप में, क्योंकि आपका वहीं सकर छोड़ना है आपको और वहीं से आपको नई क्रॉप तैयार हो जाएगी। ये 3 बार आप ले सकते हैं। पहले बार में उत्पादन आपको ज़्यादा प्राप्त होगा,
दूसरे बार में कम, तीसरे बार में उससे कम प्राप्त होगा। केले में जो मुख्य बीमारी है वो बंची टाप कहलाती है। इसमें आप देखेंगे केले में छोटा जब केले का पौधा रहेगा, पत्ती बहुत सारी आपको एक जगह निकली हुई इकट्ठा दिखाई देंगी, तो आप समझ जाइए बंची टाप केले की बीमारी आ गई है। उसमें कोई मोह न करके उस पौधे को आप निकाल के अलग कर दें या गड़ा दें, क्योंकि वो वायरस वाली बीमारी है और फैलती है इसमें, इसलिए उसको अलग कर दें आप और गड़ा दें, नष्ट कर दें। इस प्रकार से केले में पानी का मैनेजमेंट और हम खाद का समय पे उपयोग करें और जो दवा है उसका उपयोग करें, बहुत संरक्षण का उपयोग करें, तो हम निश्चित ही अच्छी फसल उत्पादन ले सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। शहतूत रेशम कीट पालन एक अधिक आय देने वाला व्यवसाय। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। शहतूत रेशम कीट पालन व्यवसाय सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए अधिक आय देने वाला जरिया बन सकता है, लेकिन इस व्यवसाय की शुरुआत करने के पूर्व आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जिसमें इनका आवास, आहार और इनकी देखरेख इत्यादि प्रमुख हैं। तो किसान भाइयों, आप कैसे अपनाएं इन प्रबंधन कार्यों को, आइए जानते हैं केंद्रीय रेशम कीट बीज प्रक्षेत्र जिला पूर्णिया के वैज्ञानिक डॉक्टर GS प्रसाद से। कीट पालन के लिए, रेशम कीट पालन करना है तो पहले हमारे पास कुछ जमीन, क्योंकि ये कीट पालन तूत के पौधे पर, पत्ती पर पाला जाता है, तो इसके लिए कुछ कम से कम 1 एकड़ अगर ज़मीन है, 1 एकड़ ना भी हो तो उसका आधा भी, अगर आधा एकड़ भी ज़मीन है तो उसमें भी लोग अपना ये सेरीकल्चर को करके, रेशम कीट पालन करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो सर्वप्रथम पहले खेतों का चुनाव करना जरूरी है ताकि वहाँ मलबरी का पौधा को लगाया जा सके। तो इसके लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की तरफ से इसका कटिंग होता है, कटिंग या शेपलिंग, वो उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इसके लिए नॉमिनल चार्ज है जो कि देना पड़ता है। तो सर्वप्रथम आप खेत का चुनाव करें जहां, और वैसी जगह का चुनाव करें जहां आपका कोई फसल नहीं होता है, वैसी जगह पर भी आप मलबरी का तूत का पौधा लगा सकते हैं। तो चुनाव करने के बाद ज़मीन को समतल होना चाहिए और उसको साफ सफाई करने के बाद सर्वप्रथम खेती लायक ज़मीन को, उसको कुड़ाई कर करके, उसका सफाई खरपतवार करके, निकाल कर करके, साफ सफाई करके खेत को आप समतल बना लें। और तैयारी करने के बाद इसमें पौधे का जो है 3 बाई 3 फीट, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 3 बाई 3 फीट का रखें। इसके लिए क्या करें, सर्वप्रथम 3 बाई 3 फीट की दूरी पर आप मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के बाद उसको 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा गड्ढा बना लें और सभी गड्ढा में थोड़ा थोड़ा खाद, गोबर का खाद जो कि तैयार खाद हो मिले, तो उस गड्ढे में, सभी गड्ढे में डाल दें। डालने के बाद जो आपको कटिंग ये तूत का जो पौधा मिला है उसको सभी गड्ढे में आप लगा करके हैं, उसको अच्छी तरह से लगाते हैं। पौधों को लगाया जाता है, गड्ढा के बीच में लगाएं, सीधा लगाएं और उसको मिट्टी से दबा डाल करके बढ़िया से जड़ को दबा दें। और उसके बाद उसको एक बार लगाने के बाद सिंचाई कर दें, पूरा पानी फ्लडेड सिंचाई कर दें ताकि उसका जो गैपिंग हो, मिट्टी का हो, वो सब भर जाए। इस तरीके से फिर सेकेंड, अगर बारिश हो गया तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन के बाद आप 2 बार 3 बार सिंचाई कर दें। उसके बाद आपका 1.5 से 2 महीने में पौधा तैयार, मतलब कि लग जाएगा। अगर लगाते हैं आज 6 महीना के बाद आपको फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लायक पत्ता मिल जाएगा। अब ये आपको मान लीजिए पौधा तैयार हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, जब आप कीट पालन करना शुरू करेंगे तो उसके लिए दूसरी आवश्यकता, जो मुख्य आवश्यकता है, एक कमरे का चुनाव करें। कमरा ऐसा हो जो हवादार हो, जरूरी नहीं है कि सीमेंट का ही हो, पक्के का ही हो। मड हाउस भी है वो भी सही है, ऊपर खड़ है वो भी सही है,
हैं, लेकिन साफ़ सुथरा हो और हवादार हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो इसके लिए 2-3 चीज़ हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये डाला बोलते हैं, डाला जिसमें आप कीड़ा को पालेंगे। ये स्टैंड लोहे की बनी हुई है, अगर आप चाहेंगे तो बांस का भी बना सकते हैं। चटाई में ये बांस का सपोर्ट दे करके इसको बना दिया गया है। ये बड़ा छोटा भी बना सकते हैं। ये वैसे इसका साइज 5x4x5 है, लेकिन इसमें बड़ा छोटा भी बनाया जा सकता है। अब है जब आपका घर पूरी तरह साफ़ सफाई कर लें, उसमें अगर चूना का पुताई अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कीट पालन से पहले आप 15 दिन पहले रूम में चूना का पुताई कर लें। जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं जो उसमें आप कीट पालन करने जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह साफ़ पानी से साफ़ कर लें। रूम में धूल धाल नहीं हो, इसको झाड़ने के बाद आप इसके लिए आपको, अब ये तैयार हो गया आपके पास रूम, तब आपको अच्छी अंडा जो लेइंग होता है, जो रेशम का कीट का अंडा है, इसकी आवश्यकता है। इसके लिए हमारे संस्थान का यहाँ पूर्णिया में ही स्टेट सेरिकल्चर है, जिनको आपको पहले से, अगर आप कीट पालन करना चाह रहे हैं और आपको कितने कीटांड की आवश्यकता है, एक कीटांड यानी कि एक कीटांड में 400 से 450 अंडे होते हैं। यानी कि इतने बड़ा अगर आपका मान लीजिए कि 10x15 का अगर आपके पास रूम है तो उसमें आप 200 कीटांड का कीट पालन कर सकते हैं। उसके बाद जब कीटांड आपके पास आ गया तो आपका जो साफ़ सुथरा रूम है उसमें एक डाला में एक सफ़ेद का मतलब पेपर बिछा दें और उस पर वो कीटाणु को खोल करके वो अंडे कीटाणु जो मतलब कि अंडे डिजीज फ्री लेइंग, उसको आप वो डाला पे रख दें। उसमें से जब अंडा आने के बाद, अंडा जब तितली अंडा देती है उसके 10 दिन के बाद उससे कीड़ा निकलता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें चींटी का भी प्रकोप नहीं हो। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि स्टैंड के नीचे एक कटोरा या कोई भी चीज़ जिसमें कि पानी भर के लगा देंगे ताकि चींटी ऊपर कीटों को आपको नुकसान ना पहुंचा सके। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अधिक वृद्धि और विकास हेतु मुर्गियों में होने वाले रोगों की रोकथाम और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है, लेकिन इसका मौसम के अनुरूप प्रबंधन नहीं करने पर मुर्गियां विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती हैं, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो मुर्गी पालक भाइयों, अगर आप भी मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इनकी देखरेख और प्रबंधन कार्य किस तरह से करें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद से। मुर्गियों में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कह सकते हैं कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, इसके अलावे परिजीवी रोग, ये 3 मुख्य तौर पर बीमारियां हैं। संक्रामक रोग उस तरह के रोग को कहते हैं जिसमें कि आपको फैलने वाली बीमारियां, जैसे कि टुनकी या झुपनी, जिसमें मुर्गियां एक कोने में खड़े होकर झुकने लगती हैं, सफ़ेद दस्त होता है और मुर्गियां बहुत बड़ी संख्या में मुर्गी मर जाती हैं, जो वायरस से होती है। तो इसके लिए जब बीमारी हो जाने के बाद इलाज करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि आपको हमने कहा कि टुनकी या झुपनी, जिसे कि हम रानीखेत बीमारी कहते हैं, तो रानीखेत बीमारी का पहला टीका आप जब आपका चूजा 3 से 7 दिनों के अंदर में आप इसे 1 बूंद नाक में दे दें। दूसरा टीका 14 दिनों पर आप दें, जिसे गम्बोरो बीमारी कहते हैं या IBD कहा जाता है। अगर मुर्गी पालन के व्यवसायी जो भी हैं वो अगर ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो ब्रॉयलर में पुनः इसे लसोटा जो कि पीने के पानी में दे दें, या फिर उसी विधि से 1 बूंद आँख बूंद आप 24 दिन पर इसे दे दें। इसके अलावे
अगर मुर्गी पालक भाई अंडा देने के लिए मुर्गी रखे हुए हैं या वो देसी मुर्गी भी रखे हुए हैं तो उनमें आप देखते होंगे चेचक का लक्षण आ जाता है, जैसे कि चोंच पर, कलगी के ऊपर में, आँख के पास आप देखेंगे चेचक जैसा जख्म हो गया है। तो आप इससे बचाव के लिए 6 सप्ताह पर फाउल पॉक्स बीमारी का टीका लगा दें। इसे भी सुई से देने 0.2 ml प्रत्येक मुर्गी को आप चमड़े के नीचे सुई से दे देंगे। उसी प्रकार से जो आपने रानीखेत का टीका पहले दिया 1 से 7 दिन के अंदर में आँख में और नाक में, अब इसी बीमारी के लिए दूसरा टीका देने की आवश्यकता होती है, जिसे आप 8 सप्ताह की उम्र पर मुर्गियों को R2B के नाम से यह टीका आता है। इसे आप जांघ में, चमड़े के नीचे या मांस में आप इसे आधा ml करके प्रत्येक मुर्गी को सुई से जांघ में दे दें, तो इससे आपकी मुर्गी जो है वो सुरक्षित हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप 16 सप्ताह की उम्र में जब मुर्गियाँ अंडा देने के लिए तैयार होती हैं, उस अवस्था में आप पुनः एक बार इसे रानीखेत का टीकाकरण कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप टीकाकरण को निर्धारित कर लें अपने मुर्गी फार्म पे, तो संक्रामक रोग जो है उससे आप अपनी मुर्गियों का बचाव कर सकते हैं। अब आइए असंक्रामक रोग की बात करते हैं। असंक्रामक रोग जो कि बैक्टीरिया से होता है, और ये आपके प्रबंधन में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है, आपके खान पान में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है, तो इससे ये बीमारी जो असंक्रामक रोग है इसके फैलने की संभावना होती है। तो इसमें अगर आप पानी स्वच्छ नहीं दे रहे हैं तो पानी के थ्रू से भी उससे भी बैक्टीरिया चला जाता है और बैक्टीरियल बीमारी होने की संभावना रहती है। अगर फार्म में अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो उससे भी होने की संभावना रहती है। दाना में अगर गड़बड़ी है, दाना भी अगर आपका किसी इन्फेक्शन से प्रभावित है और वही दाना आप खिला रहे हैं, तो उससे भी असंक्रामक रोग होने की संभावना बढ़ती है। तो असंक्रामक रोगों का इलाज संभव है, जिसके लिए कि आप किसी पशु चिकित्सक की सलाह से अगर आपकी मुर्गियां मरती हैं तो उसका अंतः परीक्षण कराएं, और अंतः परीक्षण यानी कि पोस्टमार्टम कराने के बाद आप इसका इलाज करा सकते हैं। तीसरा रोग हमने कहा था परजीवी रोग। जो मुर्गियां बाहर चरती हैं, खास करके गाँवों में, देहात में लोग 10-20 मुर्गियां रखते हैं और चरने के लिए छोड़ देते हैं। शाम में मुर्गियां फिर अपने घर में वापस आ जाती हैं। तो इस तरह के मुर्गियों में परजीवी रोग होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि परजीवी जो है वो आपको घास में या कहीं बाहर से चरने के क्रम में मुर्गियां अपने अंदर ले लेती हैं और इससे परजीवी रोग हो जाती है। तो इसमें आपको ये सावधानी रखने की ज़रूरत है कि हर जो मुर्गी बाहर के तरफ चरती हैं उनके लिए आप हर 2 महीने पर एक बार कम से कम कृमिनाशक दवा एक ही दिन देने की ज़रूरत होती है, उसे आप दे देंगे तो इससे आपकी मुर्गियां आगे के 2 महीना के लिए सुरक्षित हो जाएंगी। तो किसान भाइयों, अगर आप इतनी बातों का ध्यान रखते हैं तो संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग और परजीवी रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। कांकेर जिला रांची से भैरव सिंह कुशवाहा जी, आप गायों में होने वाले सर्रा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो भैरव सिंह जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इसका पहचान यही है कि हाई फीवर 104 डिग्री से ऊपर रहेंगे सिंपल में, सिर्फ बुखार रहेंगे तो उसको सिर्फ हम बुखार के दवा देंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बार बार देते हैं। और इसका लक्षण कैरेक्टरिस्टिक जैसे हाई फीवर रहेगी, जैसे ये पेशाब करती है तो रुक रुक के पेशाब करती है, अपना सर जो किसी ठोस दीवार पे है उस पर अपना माथा पे रखती है, और लास्ट 3rd स्टेज जो नर्वस फॉर्म है, नर्वस फॉर्म हो जाती है तब वो गोल गोल थोड़ा दूर चलेगी, राउंड अपना गोल गोल चक्कर लगेगी। इसको जांच करते हैं, ब्लड स्मेयर बना के जांच करते हैं तो उसमें इसका पैरासाइट देखे जाते हैं। सर्रा हो जाने के बाद पशु को तो सबसे पहले अच्छे अपने से इलाज नहीं करना चाहिए, अपना नज़दीकी डॉक्टर जो उनसे सलाह लेना चाहिए। का इलाज जो है वो डायमिनोजेन एसिचुरेट इसका प्रॉपर डोज में दिया जाता है,
तो ठीक हो जाते हैं। और इसका रोकथाम जो है, ये इसका वेक्टर है टेबनस फ्लाई होता है। किसी तरह से आप टेबनस फ्लाई को कंट्रोल कीजिए। उसके कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है कि जहां हम एनिमल रखते हैं उसको जालीदार होना चाहिए, जिसके कारण कि वहां पे टेबनस फ्लाई किसी तरह से प्रवेश नहीं करे। उसके प्रवेश से हम यदि बचा लेते हैं तो उसका रोकथाम हो जाएंगे। और ये आहार, पशु में तो आहार हो जाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पे तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो सुपाच्य भोजन उसको देना चाहिए, जैसे हाईली न्यूट्रिशियस वो सप्लीमेंट उसके साथ खिलाएं। और इलाज जब उसका हम करते हैं तो उस समय उसका जो है मल्टीविटामिन उसको दें। और ज़रूरत पड़े तो वो डॉक्टर के एनिमल के कंडीशन के अनुसार जो है उसको फ्लूइड थेरेपी भी करेंगे। वो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट कंडीशन है, तो वो कंडीशन के अनुसार उसका इलाज करते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मक्का की फसल में लगने वाले रोग और उनका समेकित नियंत्रण, पालक की उन्नतिशील किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।